नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। सब मिले हुए हैं जी। किसान आंदोलन अपने पूरे सवाब पे है और देश की राजनीति, विशेष करके विपक्षों की राजनीति पूरे सवाब पे है। चारों तरफ राजनीति का माहौल है। कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। जो उनका जनरल सोनिया गांधी हैं, वो बरसों से जो उनके परिवार की विरासत रही है, जो संसदीय क्षेत्र, उसको छोड़ करके राजस्थान गई है। वहां से वो राज्यसभा की सदस्य बनेंगी। लड़ने का बूता नहीं किसी में, लेकिन बातें सब बड़ी बड़ी करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस की राजनीति से अलग हटकर ये बात करते हैं। हालांकि ये बात खुल के तो कोई नहीं कह रहा है, लेकिन अगर आप डॉट्स जो हैं, इनके बीच में जो बिंदु हैं, उन सारे बिंदुओं का आप जोड़ेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा जो मैं कहने जा रहा हूं। आपको पता ही है कि ईडी ने केजरीवाल को शराब घोटाले के तहत 6ठी बार समन कर लिया है और इनको कोर्ट ने भी कह दिया है कि आपको हाजिर होना पड़ेगा, ईडी के समक्ष आपको जाना ही पड़ेगा। ये कोर्ट का ये फैसला है। तो लगता है कि 17 को, 2 दिन बाद 17 फरवरी को केजरीवाल ईडी के समक्ष प्रस्तुत हो जाएंगे, लगता है। वैसे बड़ा ही मायावी व्यक्ति है, इसके किसी बात पे गारंटी नहीं की जा सकती है, ये चला ही जाएगा। लेकिन लोगों को लगता है कि इस बार कम से कम ये ईडी के समक्ष प्रकट हो जाएगा। अब केजरीवाल की सरकार पंजाब में है। किसान आंदोलन पंजाब के किसान कर रहे हैं, न इस बार उसमें हरियाणा के किसान अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं, और न तो वेस्टर्न यूपी, जो पश्चिमी यूपी का जो जाट किसान है, वो इसमें अपनी भागीदारी पेश कर रहे हैं। इस बार सिर्फ और सिर्फ ये किसान आंदोलन जो है, ये सिर्फ पंजाब के किसानों तक सीमित होकर रह गया है, और उसमें भी 2 ही नेता हैं। जैसा मैंने पहले ही बताया था कि एक है स्वर्ण सिंह पंढेर और दूसरे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल। अब डल्लेवाल साहब ने गलती से मीडिया के समक्ष जो उनके दिमाग में चल रहा है और जिसके लिए आंदोलन किया जा रहा है, उन्होंने रख दिया। उन्होंने कहा कि साहब, मोदी का ग्राफ जो है राम मंदिर बनने के बाद काफी चढ़ गया है, हमें हर हाल में इस ग्राफ को नीचे करना है। तो वो स्पष्ट कर चुके हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन जो है वो राजनीतिक आंदोलन है। इसका किसानों की अव्यावहारिक मांगों से कुछ लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक काम है कि किसी भी तरह से दिल्ली में अराजकता फैलाया जाए और पूरे दुनिया में जो मोदी का ग्राफ चढ़ रहा है उसको हर हाल में डाउन किया जाए, उसको बदनाम किया जाए, और कोई भी मकसद या उद्देश्य इस बार के किसान आंदोलन का नहीं है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब पिछली बार किसान आंदोलन हुआ था, ये दोनों नेता भी उसमें शामिल थे। तो उस समय जब आंदोलन खत्म हो गया, यूपी का चुनाव खत्म हो गया, तब जो इसके एक बहुत बड़े आंदोलन जीवी थे, इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। हालांकि बाद में उसको कई बार इन किसानों ने दूर दूर करके नेताओं ने भगाया भी, लेकिन वो बंदा वहीं टिका रहा। वो पहले से अपोलॉजिस्ट हुआ करता था, वो चुनावी सर्वे किया करता था। आजकल वो राहुल गांधी के न्याय यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। नाम जान ही गए होंगे, योगेंद्र यादव। उसने स्पष्ट किया था पहली बार के आंदोलन के बाद में कि हमारा मकसद जो है विपक्षी पार्टियों के लिए पिच बनाना था। हम उनके लिए चुनाव जिता तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनके लिए हम वातावरण बना सकते हैं। तो ये फिर से वही कोशिश हो रही है कि किसी तरह से ऐसी वातावरण बनाया जाए जिससे कि मोदी के खिलाफ जो लोकसभा के चुनाव 2 महीने बाद होगा, उसमें जो है मोदी को शिकस्त तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ वोटों का अंतर कम बेसी किया जाए। लेकिन ये भूल गए कि ये किसान सिर्फ पंजाब के हैं। भाजपा का वहां पे न पहले कुछ था, न इस बार के लोकसभा चुनाव में उसका कुछ है। वो 1-2 सीट कभी अकाली दल के सहयोग से या कभी सिद्धू टाइप के सेलिब्रिटी लोग थे तो वो जीत जाते थे अपने। 1-2 सीट से ज्यादा कभी भी, वहां पे मैक्सिमम 3 सीट एक बार भाजपा को मिला है। वहां पे कभी भी भाजपा एक बहुत बड़ी शक्ति नहीं रही है।
लेकिन अब अगर वहीं के किसान इनको डाउन करें तो कितना गिराओगे? तुम कर क्या लोगे? अपनी इन व्यवहारिक मांगों से तुम सिर्फ जग हंसाई करवा सकते हो। और इस बार जो पूरे देश का जनमत है वो इनके साथ में नहीं है। जो किसान है, जो वाकई में असली किसान है या जो असली किसान के नेता, उनको भी लग रहा है कि ये पागलपन है। और इसका परिणाम ये हो रहा है कि इस बार उस तरह की, जिस तरह की पिछली बार के आंदोलनों में उत्सुकता होती थी लोगों में, लोग उसमें भाग, माने क्या हो रहा है क्या नहीं, इसको जानने को उत्सुक है, इस बार कोई नहीं। इस बार कोई उत्सुकता नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या करेगा, ये लफंगा करेगा क्या, ये लोग सबको पता है। और उसकी बानगी अभी से दिखाई पड़नी चालू हो चुकी है। हरियाणा पुलिस के करीब 2 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आंदोलनकारियों को भी चोट लगाओ, लेकिन इन पुलिस वालों को ये किससे लड़ने जा रहे हैं? ये किसान से। और ये किसान हैं, ये देश भर के उचक्के एक जगह जमा होकर के आंदोलन कर रहे हैं। और इसका एक और भी पहलू, मैं मुख्य बात जो कहूंगा वो बाद में कहूंगा, पहले एक और पहलू बता दूं। इस बार ये किसान नेता हीरो नहीं बन पा रहे हैं। उसके बदले में हीरो कौन बन रहा है? हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिसने स्पष्ट कर दिया है कि मैं तुमको हरियाणा बॉर्डर में, हरियाणा में घुसने नहीं दूंगा, तुम पंजाब तक सीमित रहो, मैं तुमको घुसने नहीं दूंगा। और लोग उसके इस कार्रवाई की प्रशंसा कर रहे हैं। और जगह नहीं, हरियाणा के किसान भी प्रशंसा कर रहे हैं। क्योंकि आप आंदोलन, शिक्षक आंदोलन करता है, मजदूर आंदोलन करता है, वो कहाँ ट्रैक्टर और ये ट्रक लेकर के जाता है आंदोलन करने के लिए? वो कहाँ लाठी डंडा और राशन लेके जाता है आंदोलन के लिए? ये कौन सा आंदोलन तरीका है भाई? और इस आंदोलन, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था दोस्तों, कनाडा के इंसिग्निया जो उसका राष्ट्रीय चिन्ह वो लगा के तुम ट्रैक्टर पा रहे हो। तुम बताना क्या चाह रहे हो? कि कनाडा ने भारत पर आक्रमण कर दिया है? तुम कहना क्या चाह रहे हो आखिर? तो ये तो रहे दोस्तों किसान आंदोलन का एक पहलू। लेकिन जो केजरीवाल है वो इस आंदोलन को कैसे भुना रहा है? सबको पता है कि 17 को इसको ईडी के सामने जाना है। बहुत ज्यादा उम्मीद है, लोगों का कहना है, क्योंकि ये ईडी के साथ में सहयोग नहीं करेगा। ये ईडी के साथ पूछताछ में कोई सहयोग करने वाला नहीं है। और जो ही ईडी को लगेगा कि मेरी पूछताछ में, मेरी जांच में सहयोग नहीं कर रहा, तो होगा क्या? वो इसको गिरफ्तार कर लेगा। अब जब गिरफ्तार कर लेगा तो ये जो पंजाब में इसकी सरकार है, जो इन आंदोलनकारियों को एक तरह से ठेल रहा है दिल्ली की ओर, ये दिल्ली में अराजकता फैलावेंगे। तो ये जैसा दिख रहा है दोस्तों, किसान आंदोलन, ये ईडी का संबंध, ये केजरीवाल होता है गिरफ्तार हो जाए, इन तीनों में ही संबंध है। जरूरत है सिर्फ इन संबंधों के बीच में जो डॉट्स लगा हुआ है उसको जोड़ने की। दोस्तों आपको बताता हूं दोस्तों, ये जो किसान दिल्ली चलो और दिल्ली में आकर के पंजाब किसान जो आंदोलन करना चाहते हैं, यही किसान जब पंजाब में आंदोलन करता है तब क्या होता है? सबसे पहले आप ये जानिए, पंजाब में आपको पता होगा दोस्तों कि एक तो वहां पे ग्राउंड वाटर जो है वो काफी नीचे जा चुका है। दूसरी समस्या वहां पे है कि वहां पे जो कल कारखाने, जो इंडस्ट्रीज खुल रहे हैं, उसके पॉल्यूशन के कारण जो मिट्टी की उर्वरता है वो तो खत्म हो ही रही है, कई जगहों पर मिट्टी बंजर होने की स्थिति में आ चुकी है। इसके खिलाफ वहां पे किसानों ने आंदोलन प्रारंभ किया। किसानों ने, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक व्यक्ति नहीं था, 5 किसान थे। वो 5 किसान आंदोलन करने गए पंजाब सरकार के खिलाफ। क्या हुआ उनके साथ में? पहले उनकी पिटाई हुई और फिर उनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो जब वहां पे पंजाब में जहां तुम्हारी सरकार है, जब वहां आंदोलन होता है तो तुम उसके साथ सख्ती से निपटते हो, जबकि वो कोई भी गैरकानूनी काम नहीं कर रहा होता है। वो इस तरह लफंगों की तरह नाच नहीं रहा होता है। वो ट्रैक्टर लेकर नहीं आया था सीएम आवास घेरने के लिए पंजाब के, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। वो एक सामान्य आंदोलन, जिसका क्या अधिकार संविधान ने उसको दिया है, वो आंदोलन कर रहा था। तब तुमने क्या किया? उसे पटक पटक के पीटा, उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन अगर वही किसान दिल्ली में आकर आंदोलन करना चाहता है तो तुम उसके लिए सब कुछ मुहैया करवाते हो। तुम उनको ठेल के दिल्ली की तरफ भेज रहे हो। क्यों भेज रहे हो भाई दिल्ली की तरफ? क्यों भेज रहे हो? कि वहां पे जाके अराजकता फैलावे, जैसा पिछली बार इन्होंने किया था। 750 से ज्यादा, ये किसानों का कहना है, लोग वहां मर गए। कुछ ठंड से मरे, कुछ को इन लोगों ने खुद ही मार डाला।
उसमें एक दलित व्यक्ति था। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो एक जगह बैठ के बीड़ी पी रहा था। एक निहंग ने उसे देख लिया, उसका दिमाग खराब हो गया। अब सोचे कि उसको टांग करके, ये सारा वीडियो फुटेज है, फोटोग्राफ्स है, सब कुछ है, उस दलित व्यक्ति को इन लोगों ने तड़पा तड़पा करके पीट पीट के मार डाला। और वहां पे कोई किसान उसको बचाने नहीं आया। मारने वाला किसान, मरने वाला किसान, और जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे वो भी किसान ही थे तथाकथित। किसी ने उसको नहीं बचाया। और इस तरह का आंदोलन, इस तरह का अराजक तत्व को ये पंजाब से ठेल के दिल्ली पहुंचाना चाहता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे बॉस, तुम्हारे सुप्रीमो की जिस दिन गिरफ्तारी हो, तो ये वहां पे दिल्ली में अराजकता फैला सके। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना है और कुछ नहीं इसका उद्देश्य। और ये 2-3 बातों से पता चलता है। जब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा कि आप जो है कि अस्थायी जेल जो है बवाना में बनाइए, दिल्ली सरकार ने कहा कि मैं इस किसान आंदोलन के पक्ष में हूं, मैं इसको कानून सम्मत मानता हूं और मैं अस्थायी जेल नहीं बनाने दूंगा। ये दिल्ली सरकार के मंत्री अशोक गहलोत का बयान है। माने वो अगर ये अराजक तो अगर दिल्ली आता है तो उसे ये गिरफ्तारी के बाद रहने का जगह तक नहीं देगा। ये तो हुई दिल्ली सरकार की बात। कल पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार को नोटिस भेजा है कि तुम मेरे इलाके में, मेरे सीमा पे तुम ड्रोन मत उड़ाओ। दरअसल हो ये रहा है कि इन किसानों के जो बवाल वहां पे मचा हुआ, खास करके ये शंभू करके एक जगह है, ये शंभू बॉर्डर पे जहां पर कि ये हंगामा हो रहा है, वहां पे ड्रोन से निगरानी की जाती है। और ये पंजाब सरकार कह रही है कि तुम मेरे इलाके में ड्रोन, मेरे सीमा पे ड्रोन मत उड़ाओ। क्यों? पंजाब भारत से अलग है। पंजाब भारत से अलग है या अभी भी पंजाब का ही हिस्सा है। माने अराजक तत्वों से निपटने की कार्रवाई को ये बाधित कर रही है पंजाब सरकार। ये तो आखिर कर क्यों रही है? जेल, अस्थायी जेल हम नहीं बनाएंगे दिल्ली में जहां मेरी सरकार है। पंजाब में जहां मेरी सरकार है वहां पे हम जैसे ड्रोन से इन लफंगों पे निगरानी आपको नहीं करने देंगे और सबको ठेल करके हम हरियाणा भेजेंगे जिससे तुम दिल्ली जा सको। ये सब क्या इशारा करता है दोस्तों? ये सब स्पष्ट इशारा करता है कि ये जो केजरीवाल है वो ये किसी छुपा हुआ नहीं है। वो खुद कहता है कि मैं इस किसान आंदोलन के समर्थन में हूं। अब यहां पे दोस्तों जो बहुत कम लोग इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, जानते सब हैं लेकिन बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। जो कृषि है वो राज्य सरकार, राज्य सूची का विषय है। कृषि संबंधित जो फैसले होते हैं उसको लेने का अधिकार हर राज्य सरकार के पास में है। समवर्ती सूची में कृषि संबंधित कुछ विषय पे केंद्र को निर्णय लेने का अधिकार है। अब कोई भी राज्य सरकार, जैसे यहाँ पे पंजाब राज्य सरकार है क्योंकि वहां किसान आ रहे हैं, उनकी पंजाब के जो किसानों की समस्या है उससे निपटने के लिए जो पंजाब की सरकार है वो कोई कदम नहीं उठा रही। सरकार तुम्हारी अगर उसके जो कृषि संबंधी किसी विषय पे अगर केंद्र सरकार नाक घुसेड़ना चालू करे तो यही केजरीवाल, यही भगवंत सिंह मान, ये सब के सब चिल्लावेंगे कि यहाँ का जो फेडरल सिस्टम है उसमें जो है मोदी सरकार जो है ये तानाशाह जो है इसमें नाक घुसेड़ रहा है। लेकिन जब वो किसान उसी कृषि संबंधी मामलों के वहां पर आंदोलन कर रहे हैं तो उसको ये ठेल रहा है दिल्ली। हरियाणा का किसान इस पर शामिल नहीं है और पूरे देश में कहीं का भी किसान इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों एक और चीज बता रहा हूं, इस देश में जितने भी किसान हैं, इस देश में एक अनुमान के अनुसार करीब 9 करोड़ किसान हैं। 9 करोड़ अनुमान है, इसकी गिनती किसी ने नहीं की है, लेकिन जो जानकार है उनका आकलन है करीब 9 करोड़ लोग किसानी में सीधे जुड़े हुए हैं। उसमें से सिर्फ 90 लाख जो है वो पंजाब में रहते हैं और समस्या जो सिर्फ इस 90 लाख को है। और देश के जो 8 करोड़ से ऊपर जो किसान है सबकी समस्या है। समस्या ऐसा नहीं कि किसी एक जगह की, लेकिन कोई इस तरह से आंदोलन नहीं होता है, कोई इस तरह का पागलपन नहीं करता। इस तरह का पागलपन जो है तमिलनाडु के कुछ किसानों ने आकर के जंतर मंतर पे की थी
जो वो मरे हुए चूहा खा करके फोटो खिंचवा रहा था। ये सब पागलपन नहीं, अराजकता नहीं तो है क्या? लेकिन इन सब अराजकताओं को भी चलिए फोटो समझ के माफ कर दिए। कम से कम उन लोगों ने किसी को के जान माल को नहीं क्षति पहुंचाया, किसी के धन संपत्ति को नहीं क्षति पहुंचाया, किसी के आवागमन को बाधित नहीं वो कर रहा था, तमिलनाडु किसान। लेकिन ये लोग का क्या है कि हम पूरे दिल्ली को बंधक बना लेंगे। अब सोचिए कि अभी 1 साल के बाद में दिल्ली में इलेक्शन होने वाला है। केजरीवाल किस मुंह से जाएगा उन्हीं दिल्ली के लोगों के पास में जिनको ये बंधक बना के रखवाना चाहता है किसानों के माध्यम से कि हमको तुम वोट दो? किस मुंह से जाएगा? लेकिन ये लोग इस लेवल के बेशरम हो गए, इनको कोई अंतर नहीं पड़ता है। इनको बस सिर्फ जब कुछ हो सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। इस बार मैं कह रहा हूं कि तुम सब मिले हुए हो, तुम सब वाकई मिले हुए हो। तुम ये जो तुम्हारा अराजक किसान और तुम्हारा पंजाब सरकार और तुम खुद सबके सब मिले हुए हो। नहीं तो आज तक दोस्तों, जब भी इससे पहले मोदी सरकार से पहले ऐसा नहीं कहा किसान पहली बार आंदोलन कर रहा है इस देश में। पहले भी आंदोलन होता था। होता ये था कि कुछ किसान प्रतिनिधि आते थे, वो किसी होटल वगैरह में ठहरते थे, नॉर्थ साउथ ब्लॉक में किसी जगह पे बैठ करके वो बात करते थे और चले जाते थे। ये पहली बार हो रहा है कि तीन केंद्रीय मंत्री, उसमें से पीयूष गोयल हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं और साथ में नित्यानंद राय हैं। ये तीनों आज तीसरी बार, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तीसरी बार चंडीगढ़ जाएंगे। ये 2-2 ढाई बजे रात तक इन किसान नेताओं से, जिनकी कोई औकात नहीं है अराजकता फैलाने के सिवाय, इनसे रात में 2-2 ढाई बजे तक बात करते हैं। मैंने सोची कि किसान के पास सरकार खुद जा रही है। पहले ये आते थे, इनको किसी तरह से आओ चलो आओ बैठ के बात करो, चले यहां से। इस बार जो है सरकार जो है इनको सम्मान देते हुए, किसानों को सम्मान देते हुए इनके घर जा रही है, इनके राज्य में जा रही है और वहां जाकर इनसे बात कर रही है। जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि अर्जुन मुंडा ने कहा करीब करीब सब बात हम लोग मान चुके थे, बहुत सारी बातों पर सहमति बन चुकी थी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि उसमें कुछ लोग थे जो चाहते ही नहीं थे कि सहमति बने। क्यों? क्योंकि किसान मुद्दा नहीं है। ये पूरा का पूरा आंदोलन राजनीति से प्रेरित है। इसके पीछे अगर केजरीवाल है तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसमें अपना नाक घुसेड़ना चाहती है। कल मैंने बताया था कि राहुल गांधी जो अपनी झारखंड में जो उनके दूसरे चरण की न्याय यात्रा थी उसको स्थगित करके वो गए थे कि हम भाग लेंगे। लेकिन हो ये रहा है कि जो मनोहर लाल खट्टर साहब जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इतनी कड़ाई कर रखी है और इतनी सुताई भी की है जो बहुत जरूरी था। सुताई भी कर रखी है कि बहुत सारे राजनीतिक नेता उसमें अपना नाक घुसाने से पहले 4 बार सोच रहे हैं कि अगर वो आंदोलन अराजक हुआ और वहां पे हिंसा ज्यादा हुई तो हम सबके सब कटघरे में खड़े किए जाएंगे। इसलिए सबके सब जो है अपने को समेट के रखे हुए हैं। नहीं तो नेता, जहां मंच सजा हुआ नेता न जाए, ये तो हो ही नहीं सकती है। और कल तो कमाल हो गया, राहुल गांधी जो अपने को वो खुद कहे या ना कहे, मन में तो उनके भी है, लेकिन उनके जो चेले चपड़े रहते हैं उनके चारों तरफ, वो तो उनको भावी प्रधानमंत्री देखता है। उस राहुल गांधी ने, जिसकी सरकार 2010 में जब इनके पार्टी के मनमोहन सिंह जी महान अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब जब यही एमएसपी का मुद्दा लेकर के उनके पास लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि ये संभव ही नहीं है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक मांग है। लेकिन उन्हीं के दल के, उनके दल के सर्वोच्च नेता इस बार 2024 में कह रहे हैं कि मैंने घोषणा कर दी जिस दिन मेरी सरकार बनेगी मैं एमएसपी लागू कर दूंगा। भाई साहब, जब आप सरकार में थे तब आप घोषणा करते तो उसको नीति कहा जाता कि सरकार की ये नीति है। आज जो आप घोषणा कर रहे हैं, जब आप सरकार में नहीं है और आपको 40 सीट भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी काफी क्षीण है, तो इसको इस समय कहते हैं राजनीति। आप शुद्ध राजनीति कर रहे हैं। आपको भी पता है कि आप चुनाव नहीं जीतने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि भैया चमड़े का जवान है, जो बकना है बक लो, क्योंकि होना तो कुछ है नहीं। 19 में ये 72,000 रुपया पर एनम इन किसानों को देने वाले थे। इन्होंने पूरे घोषणा की, इनके मैनिफेस्टो का, कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हिस्सा था।
लेकिन इस देश का किसान भी जानता है कि कांग्रेसियों ने इस देश के साथ, इस देश के किसानों के साथ क्या किया है। ये कुछ भी घोषणा कर ले, हो सकता है इनकी घोषणा जो है वाकई माने सच हो, लेकिन कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। इन पार्टियों, और ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, यहाँ पे विपक्ष की जितनी पार्टियां, इनके साथ में विश्वास का संकट है कि इस देश की जनता इनको इतना आजमा चुकी है कि अब इन पे कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है। और बात दरअसल ये कि ये जो बात कह रहे हैं कि हम आते ही एमएसपी लागू कर देंगे, ये सिर्फ डफली गैंग से प्रभावित होकर के जो वामपंथी, लिबरल वामपंथी लोग हैं जो इनके पीछे डफली बजाते घूम रहे हैं, तो ये डफली गैंग के प्रभाव में आकर ये बात कर रहे हैं। ये कभी भी किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। ये किसी भी देश के लिए, यहाँ पे किसी की भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, कितने बड़े विद्वान अर्थशास्त्री हो, लेकिन एमएसपी को कभी भी लीगलाइज या उसको लागू नहीं किया जा सकता है। एमएसपी इस देश में आया कैसे? दरअसल उस समय हमारे देश में अनाज की भारी किल्लत थी, भारी कमी थी। हम आपको दोस्तों, अगर आप जानते होंगे गाजर घास होता है, गाजर घास उसको बोलते हैं। दरअसल ये खरपतवार है जो आपको आज के तारीख में पूरे भारत में कमोबेश हर जगह आपको दिखाई देगा। ये भारत का खरपतवार नहीं है। ये जो अमेरिका से जो गेहूं आता था यहाँ पे 60 के दशक में खाने के लिए, उसके साथ में ये अमेरिका से आया हुआ गाजर घास, जिसका वैज्ञानिक नाम है पार्थेनियम। ये पार्थेनियम जो है वो भारत के जमीन का नहीं है। ये पिछले 50-60 साल में जब अमेरिका से घटिया लाल गेहूं आयात किया जाता था, जिसको खाकर भारतीय जिंदा रहा, ये उसके साथ में आया। तो ये जो एमएसपी था कि उस समय किसान को कैसे प्रोत्साहित किया जाए कि वो अधिक से अधिक खेती कर सके या अधिक से अधिक उन्नत बीज और जो खाद है इन सबका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए जो उस समय एमएसपी लाया गया था। इसलिए नहीं लाया गया था कि आज के तारीख में जब यहाँ पे आवश्यकता से कई गुना ज्यादा अनाज उपजाया जाता है और फिर हम उसको एमएसपी दें। ये उस दौर की चीज है जब हमारे पास में वाकई अनाज की किल्लत थी। आज हमारे पास में अनाज की किल्लत नहीं इस देश के पास में। और इस समय एमएसपी कोई भी सरकार लेके आवेगा तो या तो वो पागल हो चुका है, और या तो उसको इतनी जो सिंपल जो कहते हैं अर्थशास्त्र उसकी समझ नहीं है, इसलिए वो इसको मान लेगा। इसको मानने का मतलब है कि इस देश में अगर आप अर्थशास्त्र के छात्र हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन का लेवल वो हो जाएगा जब यहाँ पे 5% होता है, तब तो यहाँ पर लोग चिल्लाना चालू कर देते। अभी भी चिल्ला रहे बहुत महंगाई, बहुत महंगाई है। अब सोचिए कि यहाँ पे अगर पाकिस्तान की तरफ 35 से 40% इन्फ्लेशन हो जाए तब क्या होगा। पाकिस्तान में अभी 150 रुपए किलो आटा मिलता है, हम यहाँ पे अभी 25 से 30 रुपए किलो आटा लेते हैं तो कहते हैं कि महंगाई है। सोचिए दोस्तों, इसको आप भी सोचिए। ये आम जनों के सोचने की चीज है, क्योंकि ये जो अराजक तत्व जिस तरह से हंगामा करते फैलते हैं, इसके पीछे अगर हम इनसे कट जाए, जिस दिन इनको ये लग जाए कि लोग इसको पसंद नहीं करते या लोग हमारे साथ में नहीं है, तो इस तरह के जो चौवन्नी छाप नेता हैं, इस तरह के नेता दोस्तों हर जिला में आपको भारत के मिल जाएगा, जो इसके पास में 1-2 हजार लोगों की संख्या बल हमेशा होती है और उससे वो कहीं भी अराजकता फैला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे देश को, देश की राजधानी को, किसी राज्य की राजधानी को, राज्य को बंधक बना ले। और ये सिर्फ तभी संभव है जब वहां का जनमत उसके साथ में खड़ा हो। इनकी मांगे अव्यावहारिक है और जो ये कर रहे हैं उस मांग को पूरा करने का तरीका उससे भी ज्यादा घटिया है। तो दोस्तों इसके बारे में सोचिएगा। अंत में फिर से कहूंगा, हम सब मिले हुए हैं जी, सब मिले हुए हैं जी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।